नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक के बाद एक करेंगे 7 अहम बैठकें। पूर्वोत्तर में चक्रवात, देश भर में चल रही लू, विश्व पर्यावरण दिवस की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। सूत्रों के मुताबिक 100 दिन के एजेंडे पर भी होगी अहम बैठक। सिक्किम विधानसभा चुनाव के रुझानों में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा क्लीन स्वीप की ओर। 32 सीटों में से एक सीट पर जीत के साथ 31 सीटों पर सत्तारूढ़ एसकेएम आ गए। विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एक सीट पर आ गए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी। 7 सीटों में भाजपा की 12 सीटों पर जीत, वहीं 33 सीट पर चल रही आगे। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में करेंगे सरेंडर। कल कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से किया था इनकार। दोपहर 3 बजे तक केजरीवाल को करना है सरेंडर। केरल के कई जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। वहीं उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी का कहर जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मेक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज। मेक्सिको सिटी की पूर्व मेयर क्लाउडिया शिनबाम और पूर्व सेनेटर जोकिटिल गैल्वेज के बीच मुख्य मुकाबला। नतीजों के बाद मेक्सिको को मिलेगी पहली महिला राष्ट्रपति। खेल की खबरों में आईसीसी टी20 विश्व कप के पहले मैच में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से हराया। एरॉन जोन्स की 40 गेंदों के नाबाद 94 रन की पारी से अमेरिका की पहली जीत। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी का सामना आज। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री आज कन्याकुमारी से लौटने के बाद एक कुल 7 अहम बैठकें करने वाले हैं। ये बैठकें अलग अलग मुद्दों पर आयोजित की जाएंगी। पहली बैठक चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा पर है। ये बैठक खास तौर पर पूर्वोत्तर की राज्य की स्थिति के बारे में होगी। इसके बाद वो देश के हीट वेव की स्थिति को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री बड़े पैमाने पर विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की तैयारी पर भी समीक्षा बैठक करेंगे और इसके बाद 100 दिवसीय कार्यक्रम के एजेंडे पर भी समीक्षा बैठक की जाएगी। अरुणाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा 2 सीट पर जीत के साथ शुरुआत कर चुकी है। हालांकि भाजपा 10 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है। चुनाव आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 52 नंबर चांगलांग दक्षिण सीट से भाजपा उम्मीदवार हामजोंग तांगा 3654 मत प्राप्त कर कुल 1482 मतों के अंतर से एनपीपी के उम्मीदवार टिम्पू नगेमू पर विजय हासिल कर चुके हैं। वहीं 57 नंबर बोड्रिया बोगापानी सीट से भाजपा उम्मीदवार वांगलिंग लोवांगडोंग ने कुल 4731 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एनसीपी के उम्मीदवार जोवांग होसाई को 1452 मतों के अंतर से हराया। अधिकारियों की माने कि राज्य के 24 केंद्रों पर मतगणना का काम जारी है। अब तक नेशनल पीपल्स पार्टी को 8, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 3, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त है। 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे हैं। भाजपा उम्मीदवारों के 10 सीटों पर निर्विरोध चुने जाने के बाद राज्य के शेष 50 विधानसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। निर्विरोध चुने जाने वाले मुक्तो सीट से मुख्यमंत्री पेमा खांडू, चौखम से उप मुख्यमंत्री चीनामीन, ईटानगर से पार्टी के वरिष्ठ नेता टेकी कासो, टलीहा से नयातो दुकम और रोइंग सीट से मुचू मिथी शामिल हैं। 60 सदस्यों वाली विधानसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 32 सदस्यीय विधानसभा में लगभग क्लीन स्वीप करते हुए एक बार फिर सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है।
राज्य में जोंगू विधानसभा सीट का चुनावी परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें एसकेएस उम्मीदवार पिंसो नामग्याल लेप्चा को जीत मिली। इसके अलावा अन्य 30 सीटों के रुझानों में 29 पर एसकेएम के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि एक सीट पर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट आगे है। राज्य में मतों की गिनती सुबह 6 बजे शुरू हुई। एसकेएम और एसडीएफ के अलावा भाजपा, कांग्रेस और सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम में अपने अपने उम्मीदवार उतार चुकी थी। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में पहले ही एसकेएस विशाल बहुमत के साथ सत्ता में वापसी के संकेत जारी कर रही थी। और ईटानगर से जिस तरह से अरुणाचल विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम रुझान सामने आ रहे हैं, उस पर बात करने के लिए दिनेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, खास तौर पर अभी जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं, 2 सीटों की जीत के साथ भाजपा ने शुरुआत की है और हालांकि 10 सीटें वो पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। अभी जो स्थिति है वो किस तरह से है? मैम, भाजपा अभी भी 40 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और अभी भी प्राप्त समाचार के अनुसार जो नामसांग विधानसभा क्षेत्र से जो यहाँ के पीएचई मिनिस्टर थे वांकी लोवांग जी, वो कड़े मुकाबले में 56 वोटों से जीत गए हैं। और अभी जो अगर अरुणाचल विधानसभा की बात की जाए तो खराब मौसम के बावजूद बारिश हो रही है, लोगों का जोश बना हुआ है चुनाव को लेकर। और यहाँ में जो है एक तो सबसे बड़ा चीज है ईसीआई के दिशा निर्देश के अनुसार विजय जुलूस निकालने पर रोक लगी हुई है। और दूसरी चीज और है कि इस बार कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक विशेष कदम उठाया है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना एक साथ हो रही है जी। सुबह 6 बजे शुरू हो गई, 2 घंटा पहले शुरू हुई है और दोपहर तक पूरे रिजल्ट, करीब 2 बजे तक पूरे रिजल्ट आने की उम्मीद है जी। साथ ही अगर हम देखें तो कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई, क्या वजह है? अपना जनाधार लगातार उससे हाथ धोती हुई नजर आ रही है कांग्रेस, जब हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। हाँ कृतिका, ऐसा है कि पिछले विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था और जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है नाबम तुकी, वो लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र से जीत रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर वो लोकसभा क्षेत्र में पासी जो अरुणाचल वेस्ट जो लोकसभा क्षेत्र है वो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनके जो लोकसभा जो विधानसभा क्षेत्र है जो सागाली है वहां से भाजपा का उम्मीदवार जो है निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। और जस्ट चुनाव के पहले जो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता थे उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। तो इस तरह से एक तरह से कांग्रेस में निराशा देखी जा सकती है और जिन लोगों ने भाजपा का दामन थामा है, जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री निनोंग इरिंग बहुत बड़े नेता माने जाते हैं अरुणाचल में, तो 2650 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। वहीं वांगलिंग लोवांगडोंग की बात की जाए तो अरुणाचल विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो लगातार अपने क्षेत्र से चुनाव जीतते आए हैं, वो भी 1400 वोटों से आगे हैं। सिर्फ अगर कांग्रेस से भाजपा में आने वाले अगर एक उम्मीदवार की बात की जाए जो लंबे समय से चुनाव जीतते रहे, लगातार 7 बार चुनाव जीते हैं लंबो ताइंग, वो जो 1000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सबसे अहम बात यहाँ पर यही, तमाम अगर हम उम्मीदवारों का जिक्र करें जिनको इस बार पार्टी ने जिस पर विश्वास जताया, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, उस लिहाज से तमाम जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदों पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमुख मुद्दे क्या रहे इस बार के अगर विधानसभा चुनावों की हम बात करें, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर? कृतिका, अगर प्रमुख मुद्दों की बात की जाए तो विकास यहाँ प्रमुख मुद्दा रहा है। अगर आज के 10 साल पहले अगर बात की जाए तो यहाँ 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल था, रास्ते बहुत ही खराब थे, हाईवे की बात ही छोड़ दीजिए जी। और जो बोगीबिल, जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जो बोगीबिल बना, फिर इसके बाद बहुत सारे सेतु बने, लंबे लंबे जो पुल बने, रेलवे कनेक्टिविटी हुई। यहाँ के लोग अगर हवाई जहाज से जाने की अगर इच्छा होती थी तो उनको गुवाहाटी जाना पड़ता था, डिब्रूगढ़ जाना पड़ता था, लेकिन अभी ईटानगर में ही जो है हवाई अड्डा हो गया। अब लोग यहाँ से सीधे दिल्ली चले जाते हैं, 4-5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं, फिर 4-5 घंटे में दिल्ली से वापस आ जाते हैं। तो यहाँ के जो छात्र समुदाय है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे मरीज है, उनको इतनी सुविधा हुई है। तो मेन चीज यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक समय था जबकि अरुणाचल में
स्पोर्ट्स सेक्टर में बहुत पीछे था अरुणाचल। कृतिका जी जी, अभी जो है अरुणाचल के हर जिले में, करीब करीब हर जिले में मल्टीपर्पज स्टेडियम बन गए हैं पिछले 10 सालों के अंदर में। वहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जाए तो पहले जो पुलिस जो है का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब था, एक पुलिस स्टेशन भी ढंग का नहीं था। वहीं पिछले 10 साल के अंदर जो ईटानगर के अंदर ही 5-6 पुलिस स्टेशन हो गए हैं। तो कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ, लोगों को स्मार्ट सिटी का एहसास हो रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो बहुत दूर की बात थी, यहाँ तो ईटानगर में ही कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद इंटरनेट काम नहीं करता था। बिल्कुल यही काम होता है बिल्कुल विधानसभा चुनावों में जब आप जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, यही काम होता है कि वो आपकी समस्याओं को समझें और उनका निवारण करें। 2019 की अगर मैं बात करूं आपसे दिनेश, तो वहां पर भी हमने देखा था कि भाजपा ने बहुमत के साथ अरुणाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। और अगर हम पेमा खांडू की बात करें तो इस बार जो 10 निर्विरोध सीटें भाजपा जीती है, उसमें से 2 अहम सीटें जिसमें एक पर पेमा खांडू थे। पेमा खांडू को अगर हम समझने की कोशिश करें तो उनका जो पारिवारिक, अगर हम इतिहास पर जाएं तो वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, कद्दावर नेता माने जाते हैं, अच्छा खासा जनाधार है उनका अरुणाचल प्रदेश में। आचल एक बात बोला जाए, पहले का पॉलिटिक्स और अब का पॉलिटिक्स में बहुत फर्क है। अब युवाओं की पॉलिटिक्स है, युवाओं की इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, वो अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, अच्छी लाइफ चाहते हैं, अच्छी कनेक्टिविटी चाहते हैं। तो जो पेमा खांडू, जो गवर्नमेंट ने युवाओं की आकांक्षाओं को सही मायने में समझा है और उसको पूरा किया है। जिस तरह से आप ईटानगर को अगर कहा जाए तो ईटानगर में एक सामान्य टाउन जैसी भी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अभी इतने अच्छे रोड हो गए हैं, अंडर पास बन गया है, तो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता बहुत कम हो गया है। मतलब दूरी, मतलब बहुत कम समय लगता है एक भाग से दूसरे भाग में जाने में। यहाँ तक कि चाइना बॉर्डर तक भी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। तो मेन चीज है विकास, और इस सरकार ने इस बात को अच्छी तरह समझा है कि पहले की तरह वादे करके, सिर्फ पहले का एक समय था कि मुझे याद है जो यहाँ पे बहुत पहले जो है मेडिकल के लिए जो है, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी दिनेश, क्योंकि अगर हम अरुणाचल की बात करें तो शुरुआती रुझान जो जल्द ही नतीजों में भी कन्वर्ट होंगे, जिसमें भाजपा को साफ तौर पर बढ़त मिल रही है। ऐसे में ये भी जानकारी आ रही है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनका राज्यपाल से भी मिलने का कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या जानकारी है? जाहिर सी बात है कि अरुणाचल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है जी, और इसी को देखते हुए जो ईसीआई ने इसमें संशोधन किया था। 4 तारीख को पूरे देश में मतगणना है, लेकिन अरुणाचल और सिक्किम में 2 तारीख को किया गया। तो जल्द ही यहाँ सरकार गठन होने की संभावना है। आगामी 6 तारीख तक यहाँ सरकार का गठन हो जाना चाहिए। और यह भी कहा जा सकता है कि ज्यादातर जो चेहरे होंगे, चलिए तो आप नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से जो अहम चेहरे जो शामिल किए जाएंगे, जिन्हें कई अहम मंत्रालय मिलेंगे, उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। हालांकि पेमा खांडू को 2019 में मुख्यमंत्री चुना गया था और इस बार भी वो अपनी सीट पर जीत कर निर्विरोध जीते गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश से। वहीं लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद से ही सभी की नजरें चुनावी परिणाम की ओर लगी हुई हैं। लोकसभा की सभी सीटों के लिए 4 जून को मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव के तहत डाले गए मतों की गिनती भी 4 जून को ही की जाएगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियां तेज कर दी। चुनाव आयोग ने मतगणना व्यवस्था, मतगणना प्रक्रिया, ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीन्स के भंडारण पर नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें जानकारी दी गई कि चुनाव संचालन नियम 1961 के अनुसार डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर शुरू की जाएगी। रुझानों और परिणामों का प्रदर्शन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा डिजिटल डिस्प्ले पैनल के माध्यम से किया जाएगा। चुनाव आयोग की तैयारियों से इतर सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मतगणनाओं को लेकर सजग रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं। देश भर में 19 अप्रैल से शुरू हुई लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 1 जून को संपन्न हुई है। रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां मतदान के बाद
हिंसा की खबरें बढ़ गई हैं। शनिवार को नादिया में एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए कार्यकर्ता की पहचान हफीजुल शेख के रूप में हुई, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार शाम हफीजुल शेख की चाय की दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके सर पर गोली मारी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। डायमंड हार्बर, जादवपुर, बशीरहाट, उत्तरी कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, जयनगर, मथुरापुर में हुई हिंसा में भाजपा कार्यकर्ताओं के घायल होने और बूथ कर्मी के गोली मारकर हत्या किए जाने पर भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देश भर में एकमात्र राजनीतिक हत्या पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से रिपोर्ट की गई है। टीएमसी के गुंडों ने हमारे बूथ कर्मी छोटन सरदार की गोली मारकर हत्या कर दी। दुख की इस घड़ी में बीजेपी परिवार के साथ खड़ी है। डायमंड हार्बर, ममता बनर्जी के भतीजे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जादवपुर, बशीरहाट, उत्तरी कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, जयनगर, मथुरापुर में भाजपा के कई कार्यकर्ता व्यापक हिंसा में घायल हुए, जिसकी वजह से चरण 7 प्रभावित हुआ। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है, उसे जाना ही होगा। और इसी बड़ी खबर पर कोलकाता से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, कितनी खिसियाहट है ममता की सरकार में कि अभी तो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जो कि एग्जैक्ट पोल नहीं है, और उससे पहले ही जो घटनाएं खासतौर पर हिंसा से जुड़ी हुई सामने आए हैं, वो निष्पक्षता तो जो है इलेक्शन कमीशन की वो तो रहेगी, लेकिन उनके राज्य प्रशासन पर सवाल उठाते हुए। जी हाँ, चल बात यह है कि जैसे जैसे ये 7 दफे के चुनाव में हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आने लगे, तो धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस की जो जैसे कहते हैं कि उनका असली चेहरा बाहर निकाल के आने लगे हैं। और ये जो कल की 9 क्षेत्र पे मतदान किया गया, ये पिछले बार तृणमूल कांग्रेस की साथ उन्होंने 9 की 9 जगह पे तृणमूल कांग्रेस का सांसद बने थे। लेकिन उसी बात को बरकरार रखने के लिए जिस तरह की हिंसा की काम किए हैं कल तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने, खास कर से इस बार के चुनाव में हमें देखने को मिला कि बीजेपी या बाकी जो मेन अपोजिशन है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है, चुनाव के दिन उनकी जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के सामने महिलाओं को बैठाकर उनकी मूवमेंट को रोकने की, उनके ऊपर हाथापाई करने की, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ने की एक नया, इसका पीछे हो सकता है कि कोई कारण है, इसका पीछे हो सकता है कि उनकी कोई स्ट्रेटेजी है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी क्या है, ये वायलेंस की हमें अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन ये अलीपुरद्वार से लेकर जब या कोच बिहार में निशित प्रामाणिक को रोकने को लेकर कल यहाँ के चुनाव में चाहे शिलभद्र दत्ता को रोकना, चाहे वो बाकी जगह पे बाकी बीजेपी की, मतलब चुनाव के दिन बीजेपी उम्मीदवारों को रोक दो, उनकी मूवमेंट को रोक दो, और बाकी खाली जगह पे बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला करो। ये एक तरीका इस बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अपनाया गया था। उसी के नतीजे हम लोग देखें कि संदेशखाली में भी वायलेंस, मैं बाद में हमें पता चल रहा है कि नोदिया में भी शायद एक भाजपा कर्मी के ऊपर गोली चलाया गया, उसकी मौत हो गई। तो अगर ये शुरुआत है आंचल, तो 4 तारीख के बाद जैसे हमने 2021 में देखे थे, वो अगर मतलब क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अलावा कोई पार्टी काम ना करे? क्योंकि जिस तरह से जो आईएसएफ पार्टी जिसकी स्थापना 2021 में हुई है, उन पर भी आरोप लगाया गया कि भाई ये हमसे लड़ रहे हैं। हालांकि आईएसएफ ने इस आरोप का खंडन किया है। तो क्योंकि ये लोकतांत्रिक संरचना है, यहाँ पर अपनी बात रखने का, कहने का हक सबके पास है। क्या टीएमसी नहीं समझती इस बात को? हक तो है, लेकिन वो लोग हमारे स्टूडियो पे आके और जब डिबेट में बैठते हैं तब दुनिया भर की हमने यहाँ पे एक इनका नाम दिया है भारत भ्रमण। आप अगर इसकी बात करें कि यहाँ पे किस तरह की चुनावी हिंसा है, तो तुरंत लेके जाएंगे हमें मणिपुर, लेके जाएंगे हमें हाथरस, लेके जाएंगे हमें बाकी जगह पे। मतलब बंगाल में जो कुछ हुआ है इसके बारे में जो
डिबेट करना है, ये डिबेट के ऊपर बात करने के लिए उनके पास कोई भाषा नहीं है। उनके जो ये हिंसा है, हिंसा से बचने की एक ही जगह है, वो मणिपुर। मणिपुर में असलियत क्या है, मणिपुर के पीछे क्या क्या है, इसके बारे में नहीं है। मणिपुर की नाम किसी तरह से बीच में लाकर पूरे एकदम टूरिज्म ऑफ इंडिया एक करना कि पूरे देश घूम के आ जाए कि वहां पे क्या हो रहा है। मतलब क्या है कि वहां पे जो हो रहा है हमारे यहाँ पे जस्टिफाई हो जा रहा है। वहां पे अगर कुछ गलत काम है तो हमारे यहाँ का जो गलत काम जो संदेशखाली की महिलाओं के ऊपर हो रहा है वो जस्टिफाइड है। तो ये तृणमूल कांग्रेस की एक तरीका बन गया है। लेकिन इस बार की जो पोल, तो अभी तो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं और जब निर्णायक दिन होगा तब ममता सरकार क्या करेगी, ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा कि इस बार आश्चर्यजनक नंबर्स आ सकते हैं पश्चिम बंगाल से, और कहीं ना कहीं खिसियाहट है जो साफ तौर पर समझ में आ रही है, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी भी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल के बाद अब रुख करते हैं दिल्ली का, जाके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। कल कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया था। आज दोपहर 3 बजे तक अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। उधर ट्रायल कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून के लिए सुरक्षित रख लिया। खबर पंजाब से, जहां के फतेहगढ़ साहिब में आज सवेरे करीब 4 बजे 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। ये घटना फतेहगढ़ साहिब के माधोपुर के पास घटी, जिसमें 2 रेल चालक घायल हुए। रेल चालकों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उनका इलाज चल रहा है। राजकीय रेल पुलिस बल के अधिकारी रतनलाल ने बताया कि सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और पटरी को सुचारू करने का काम चल रहा है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां नक्सलियों ने कल रात एक मोबाइल टावर में आग लगाई। घटना दाऊदी पुलिस स्टेशन के निकट दुर्मी गांव में हुई। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि घटना का संज्ञान ले लिया गया है और जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में भीषण गर्मी और शुष्क मौसम में वनों में आग लगने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बीच राजौरी के मेहरा वन क्षेत्र में जंगल में भीषण आग लगी। कई अन्य स्थानों पर अभी भी जंगल में आग लगने की सूचना है। वन क्षेत्रों में पौधे जंगल की आग में जल रहे हैं। वन विभाग और अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं सतर्कता के साथ वन आग को कम करने का काम कर रही हैं, लेकिन कई स्थानों पर सड़कों की अनुपलब्धता और इस वजह से मौके पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। आज मेक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। राष्ट्रपति पद के 2 मुख्य उम्मीदवार मेक्सिको सिटी की पूर्व मेयर क्लाउडिया शिनबाम और पूर्व सेनेटर तथा प्रौद्योगिकी उद्यमी जोकिटिल गैल्वेज हैं। शिनबाम वर्तमान राष्ट्रपति एंड्रेस मानुअल लोपेज ओब्राडोर की मोरेना पार्टी की उम्मीदवार हैं। अमेरिका और वेस्टइंडीज में आयोजित किया जा रहा T20 क्रिकेट विश्व कप शुरू हो गया। पहले मैच में मेजबान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से हराया। मैच में अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। कनाडा ने अमेरिका के सामने जीत के लिए 195 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में अमेरिका ने 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। अमेरिका की तरफ से एरॉन जोन्स ने 94 रन की नाबाद पारी खेली। स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने 15वीं बार चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए फाइनल में रियल मैड्रिड ने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हराया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए चैंपियंस लीग फाइनल में स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने जर्मनी के क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही रियल मैड्रिड ने अपने ही रिकॉर्ड को मजबूत करते हुए 15वीं बार चैंपियंस लीग जीतने में कामयाबी पाई। पहले हाफ में बोरुसिया डॉर्टमुंड रियल मैड्रिड पर भारी पड़ी। पहले हाफ में जर्मन टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और उन्होंने गोल करने के प्रयास भी किए। हालांकि रियल मैड्रिड ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी की। रियल मैड्रिड के लिए दानी कारवाहल ने 74वें और विनीशियस जूनियर ने 83वें मिनट में गोल किए और अपनी टीम को जीत दिला दी। रियल मैड्रिड के मैनेजर कार्लो एंचेलोटी के लिए भी ये रिकॉर्ड 5वां चैंपियंस लीग खिताब रहा। रियल मैड्रिड के लिए ये इस सीजन का दूसरा खिताब रहा। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश लीग भी अपने नाम की है। वेम्बली स्टेडियम एक बार फिर बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए दुर्भाग्यशाली रहा।
बोरुसिया डॉर्टमंड को 2013 में इसी मैदान पर बायर्न म्यूनिख के खिलाफ भी चैंपियंस लीग फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।